क्लास 9th। आज का टॉपिक है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यह है पार्ट नंबर 4, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब सबसे पहले समझते हैं कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर वो भौतिक राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है, और अचर वह राशि होती है जिसका मान कभी नहीं बदलता है। उदाहरण के तौर पे अगर ये कहा जाए कि एक 100 नंबर की परीक्षा ली गई और उसमें ये कहा गया है कि तुम्हारे कितने मार्क्स आने की उम्मीद है, तो कोई ये नहीं बता सकता फिक्स कि उससे कितने मार्क्स आएंगे, कि उसके नंबर 0 से लेकर के 100 के बीच में कुछ भी एक अंक हो सकता है, यह निश्चित नहीं है। तो उसका मान कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर के 100 तक उसका मान कुछ भी हो सकता है, उससे कुछ भी अंक आ सकते हैं, इसलिए वो निश्चित नहीं है। तो इन राशियों को जिनका मान बदलता रहता है, इन राशियों को बोलते हैं चर राशि। और अचर राशि वो हुई कि माना रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और आपके सपोज 92 नंबर आ गए, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कितने मार्क्स मिले, तो आप सीधा उत्तर बोलते हो कि 92 नंबर मिले। कोई दूसरा पूछेगा तब भी कितना मिला, 92 नंबर मिले। तो अब ये मान कभी नहीं बदलेगा। तो इन राशियों को हम क्या बोलते हैं कि अचर राशि। तो अब देखते हैं कि रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण वो होती है कि जिस चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। समीकरण में होता है कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष जरूर होता है, इसलिए बीच में बराबर का निशान होता है। चाहे बराबर के दाईं और 0 ही क्यों ना हो, लेकिन बराबर का निशान आना जरूरी है, तब वो समीकरण कहलाती है। अगर हम लिखें कि ax प्लस by प्लस c, ये एक सिंपल एक बहुपद हो जाएगी। लेकिन अगर ये कहें ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये एक समीकरण होगी। अब प्रश्नावली 4.1, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है कि एक नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को हमें जो है निरूपित करने के लिए दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण लिखना है। अब ये कहा गया है कि नोटबुक की कीमत जो है वो x है और एक कलम की कीमत y है। तो माना एक नोटबुक की कीमत वो है 100 रुपये की, माना एक कलम की कीमत वो है y रुपये। अब ये कहा गया है कि जो नोटबुक की जो कीमत है एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, यानी कि नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत कितनी y है। ये नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत की कितनी है, 2 गुनी है। जिसकी 2 गुनी होती है हम उसी ओर ही गुना करवाते हैं। अब नोटबुक की कीमत वो कलम की कीमत की 2 गुनी है, तो हम कलम की कीमत को ही 2 से गुना करवा देंगे। तो इस तरह से एक रैखिक समीकरण हमें मिल गया है, और इसमें दो चर हैं, एक x है एक y है, और रैखिक समीकरण है जिसकी अधिकतम घात 1 है। जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी घात 1 होती है। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 2 कि निम्न रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c के रूप में हमें व्यक्त करना है। उसके बाद a और b और c के रूप में हमें इसका मान निकालना है, यानी कि सभी समीकरण को हमें ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना है। वैसे भी ये दो चर वाली जो है रैखिक समीकरण का एक मानक रूप है, सभी को हमें इस रूप में लिखना है और हमें जो है a, b और c का मान निकालना है। पहला सवाल है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर है 9.35 बार। बार का मतलब है दशमलव के बाद इस अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि इसको होना चाहिए 9.355555 और ये चलता ही रहेगा। अब दाईं ओर में 0 है, तो इसका मतलब इधर 0 बनाने के लिए इस दाएं पक्ष को उठा करके बाएं पक्ष में लाना पड़ेगा। तो 2x प्लस
3y माइनस 9.35 बार बराबर 0। समीकरण की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो x के आगे जो कुछ भी है वो a है, यानी कि x के आगे 2 है तो a का मान कितना आया 2, और y के आगे जो कुछ है वो b है, तो यहाँ पर y के आगे 3 है तो y का जो है b का मान वो 3 है, और c का मान -9.35 बार ये हुआ। अगला भाग है x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। इसमें हम पहले लघुत्तम लेते हैं, तो 5 की गुणा x के साथ 5x माइनस 5 को भाग किया 5 से 1 गुणा y माइनस 5 आया 50 बराबर 0। अब यहाँ करवाएंगे इसके 13 गुणा, ये हुआ 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। अब समीकरण की तुलना करवाते हैं। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो x के आगे जो कुछ भी है वो a है, और y के आगे जो कुछ भी है वो b है, और बाकी जो बचा है वो c। तो इसका मतलब x के आगे 5 है तो a का मान 5 हुआ, और y के आगे जो है b है, y के आगे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो b का मान ये हुआ -1, और बाकी जो बचा वो c का मान है, तो c का मान आया हमारे पास -50। इसके बाद तीसरा भाग है -2x प्लस 3y बराबर 6। अब 6 को उठा करके हम बाएं ओर लेकर आए तो -2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। समीकरण की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो a का मान कितना आया -2, b का मान आया 3, और c का मान कितना आया हमारे पास -6। इसके बाद अगला सवाल है x बराबर 3y, x बराबर 3y। अब इसको दाएं से उठा करके बाएं ओर लेकर आते हैं, x माइनस 3y बराबर 0। ये प्लस का 3y था, बाएं ओर आया तो ये माइनस का हो गया, और यहाँ पर 0 बच गया। तो समीकरण की तुलना हम करेंगे किससे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर, यहाँ पर x के आगे जो कुछ भी है वो a माना जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो यहाँ a बराबर 1 हो गया, और b का मान कितना हुआ -3, और c का मान क्या होगा, क्योंकि c वाला भाग है ही नहीं तो c का मान वो 0 हो जाएगा। अब पांचवा भाग और छठा भाग ये आपको होमवर्क करना है। 2x बराबर -5y, छठा भाग है 3x प्लस 2 बराबर 0। सातवां और आठवां भाग में करवा रहा हूँ, y माइनस 2 बराबर 0। अब ये पहले से ही है, समीकरण की तुलना दाएं ओर पहले से 0 बना हुआ है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। समीकरण की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर, अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 0x
प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो अब ए के आगे, तो एक्स के आगे जो कुछ भी है वो ए होगा, यहाँ पर 0 माना जाएगा इसको। तो ए का मान कितना हुआ 0, बी का मान कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। लेकिन इसमें और इसमें ये अंतर था कि इस वाले में वो पद ही नहीं था, इसलिए ए को हमें 0 लेके चलना पड़ा। और यहाँ पर वो पद तो है लेकिन उसका संख्या कुछ नहीं है, तो जिसके आगे कुछ नहीं होगा तो उसके आगे 1 माना जाता है। तो बी का मान 1 और सी का मान -2। यानी कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर वो पद नहीं है तो उसका जो गुणांक होगा वो 0 माना जाएगा। अब है अगला भाग, 8वां भाग है इसका कि 5 बराबर 2x। 2x को उठा करके हम बाईं ओर लेकर आए तो प्लस वाला बाईं ओर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -2x + 5 बराबर 0। अब इसको हम ये लिख के चल सकते हैं -2x + 0y + 5 बराबर 0। तो इस समीकरण की तुलना ax + by + c बराबर 0 से करने पर, तो a का मान -2, b का मान 0 और c का मान ये 5 हो जाएगा।